जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी टेट सीडीपी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आज के सेशन में जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग और बुद्धि के सिद्धांतों पर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जीन पियाजे किस देश के निवासी थे। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से देखा करिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था जो होती है वह उसकी अवधि क्या है। तो जो जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक जो अवस्था होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीन पियाजे से बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चों में किस अवस्था में विकसित होता है। तो जो वस्तु स्थायित्व की गुण होता है यह बच्चों में संवेदी गामक अवस्था में विकसित हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूचनाओं को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो हम सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं उस प्रक्रिया को स्कीमा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है और पुराने ज्ञान में कोई बदलाव नहीं करता तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे आत्मसातीकरण या समावेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जब कन्फ्यूजन 2 क्वेश्चंस में होते हैं, यहाँ पे कोई बदलाव जब नहीं होगा तो यहाँ समावेशन होगा, और नए जब पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने से संशोधन करके बदलाव किया जाता है वहाँ समायोजन होगा। लेकिन यहाँ नए ज्ञान में पुराने ज्ञान को तो जोड़ता है लेकिन कोई पुराने ज्ञान में कोई बदलाव नहीं करता है, यहाँ समावेशन होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पुराने ज्ञान में बदलाव या संशोधन करके नए ज्ञान को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो वहाँ पुराने ज्ञान में कोई बदलाव नहीं था तो वहाँ समावेशन था, और यहाँ पुराने ज्ञान में बदलाव और संशोधन करके ज्ञान को व्यवस्थित करना समायोजन कहलाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूजन हमेशा करता है। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का पूर्ण रूप होगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है। तो बच्चों को संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी सहायता प्रदान करना पाड़ या ढांचा है, स्कैफोल्डिंग है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जब बच्चा अपने कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करता है तो वाइगोस्की उसे क्या कहते हैं। जब बच्चा स्वयं के कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करता है तो वाइगोस्की उसे व्यक्तिगत या निजी वार्ता कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है नैतिक विकास का सिद्धांत है यह किसने दिया है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके यूपी टेट एग्ज़ाम में इन थिंकर्स और जो वैज्ञानिक हैं इनसे बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है।
अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर और कितने चरण बताए हैं। तो कोलबर्ग ने 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं नैतिक विकास के। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, नैतिकता जो है कोलबर्ग के किस स्तर की विशेषता है। तो टिट फॉर टैट यह पूर्व परंपरागत स्तर का विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैसे को तैसा। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है यह स्पीयरमैन ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सारे के सारे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसे रिपीटेड करते रहिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक जन्मजात होता है। तो स्पीयरमैन के अनुसार जो बुद्धि का जो कारक होता है जो जन्मजात होता है वह जी कारक होता है, सामान्य कारक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत किसने दिया है। तो जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में बालू का सिद्धांत नाम से ही पूछ देता है कि किसने दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने दिया है। बालू का सिद्धांत हो या बहुकारक सिद्धांत हो। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का त्रिविमीय जो 3D मॉडल है यह किसने दिया है। तो बुद्धि का जो 3D मॉडल है यह जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का जो तरल ठोस सिद्धांत है यह किसने दिया है। तो बुद्धि का जो तरल और ठोस सिद्धांत है यह आरबी कैटल ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अपसारी जो है चिंतन का संबंध मुख्य रूप से किससे है। तो अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जैसे एक क्वेश्चंस का जैसे एक समस्या का अलग अलग समाधान निकालना, ये क्रिएटिविटी सृजनात्मकता से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जेरोम ब्रूनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। तो पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु 2 से 7 वर्ष तक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और संवेदी गामक का 0 से 2 वर्ष है, संवेदी गामक का। अगला हमारा प्रश्न है कि जीववाद एनिमिज्म का क्या अर्थ है कि बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। यह किस अवस्था में पाया जाता है। तो जो जीववाद जो है यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीववाद वह है कि जब बच्चे को किसी चीज़ या कुर्सी से या मेज से चोट लग जाए तो बच्चा समझता है कि वो उस मेज या कुर्सी ने उसको मारा है, तो वो उसकी शिकायत अपनी मम्मी से करता है। या इसलिए यहाँ पे कि बच्चा वहाँ पर मारा तो मम्मी उसको मारती है और कहती है कि फिर मेरे बच्चे को मारोगे। तो इसमें जीववाद होता है। बच्चे को समझ नहीं होती है, वह हर चीज़ों को बच्चा सजीव समझता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष का होता है। अगला हमारा प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर नैतिकता शून्य होती है और बच्चा केवल दंड से बचने के लिए नियम मानता है। तो कोलबर्ग के अनुसार जो स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर है, इसमें बच्चा नैतिक शून्य होता है और बच्चा केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है
यह 7 से 11 वर्ष तक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, की अवधि क्या होती है? तो जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसकी अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है केंद्रीकरण जीन पियाजे की किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो केंद्रीकरण जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संरक्षण का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? तो जो संरक्षण का अभाव है, यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अविलोम्यता का क्या अर्थ है, जिसे इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं, जिसे अपलटावली भी कहते हैं, का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है कि क्रियाओं का उलट न पाना, जैसे 5 + 3 = 8, लेकिन 3 + 5 बराबर क्या होता है? तो इसमें बच्चा नहीं पलट पाता है। इसी को अविलोम्यता या इरिवर्सिबिलिटी या अपलटावली का गुण भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में तर्क करना शुरू कर देता है? तो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है वह तर्क करना, रीजनिंग करना शुरू कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समस्या समाधान का गुण और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में विकसित होता है? तो जो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क है, यह अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आज के सेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आप लोग इसे एक बार नोट डाउन करते हुए चलेगा और ध्यान से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार MKO का क्या अर्थ है? तो वाइगोस्की के अनुसार जो MKO का अर्थ होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार अन्य। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे मोर नॉलेजेबल अदर जो है, ये जैसे एक बच्चा है, उसे सीमित मात्रा में जानकारी है और वो किसी चीज़ के बारे में जानना चाहता है, तो वह अपने मम्मी पापा या किसी अच्छे जानकार या अपने टीचर के पास जाएगा और जानकारी लेने के लिए, क्योंकि वह समझता है कि वो खुद से वो अच्छे हैं, इसके पास कम जानकारी है और वो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपनी निजी वार्ता, जो प्राइवेट स्पीच होता है, का प्रयोग क्यों करते हैं? तो जो निजी वार्ता होता है, बच्चे अपनी निजी वार्ता इसलिए करते हैं कि अपनी सोच और कार्यों को दिशा देने के लिए वह प्राइवेट स्पीच करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कोलबर्ग के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो भी विन्यास है, यह किस स्तर के अंतर्गत आता है? तो जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास है, यह पारंपरिक स्तर पर आता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कानून और व्यवस्था नैतिकता कोलबर्ग के किस स्तर की विशेषता है? तो जो कानून और व्यवस्था है, यह नैतिकता जो होती है कोलबर्ग के परंपरागत स्तर की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है? तो जो व्यक्ति जब सार्वभौमिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय उत्तर परंपरागत स्तर पर लेता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 3 बताई हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाले गिलफोर्ड ने किन 3 आयामों की चर्चा की है? तो बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत है इसको गिलफोर्ड ने दिया था और इनके 3 आयामों की चर्चा सामग्री, संक्रिया और उत्पाद है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है गिलफोर्ड के अनुसार जो संज्ञान है किसका हिस्सा है? तो संज्ञान संक्रिया का हिस्सा है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का बहुआयामी जो सिद्धांत है वह किसने दिया है? तो बुद्धि का बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत यह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है यह रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है। आरबी केटल के अनुसार जो तरल बुद्धि है यह क्या होती है? तो आरबी केटल के अनुसार जो तरल बुद्धि होती है यह वंशानुगत कारकों पर आधारित बुद्धि होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अनुकरण के द्वारा सीखना जीन पियाजे किस अवस्था में प्रमुखता से होता है? तो जो अनुकरण के द्वारा जो सीखना होता है यह जीन पियाजे के इंद्रिय गामक संवेदी गामक अवस्था में होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, इंद्रिय गामक संवेदी गामक अवस्था में सीखता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कोलबर्ग के अनुसार जो सामाजिक अनुबंध है यह नैतिकता का कौन सा स्तर है? तो कोलबर्ग के अनुसार जो सामाजिक अनुबंध का नैतिकता का स्तर है यह उत्तर पारंपरिक प्री कन्वेंशनल स्टेज है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का सीधा संबंध किस प्रकार के चिंतन से है? तो क्रिएटिविटी का सीधा संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है यह थर्स्टन ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत बुद्धि के क्षेत्र में किसने दिया है? तो पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है यह फिलिप बर्नर ने दिया है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है जीन पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास के किस पर प्रयोग किए हैं? तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग अपने स्वयं के बच्चों पर किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जेडपीडी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या दर्शाता है? तो जो जेडपीडी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का अंतर दर्शाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जेडपीडी जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, हिंदी में इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा और इंग्लिश में इस वास्तविक विकास और संभावित विकास का क्षेत्र का अंतर दर्शाता है।